डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन के बारे में। और गॉस थ्योरम का 3 एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। गॉस थ्योरम का 3 एप्लीकेशन है। तो आइए देखते हैं किसी अनंत लंबाई के सीधे आवेश चालक तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गॉस प्रमेय का पहला उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से आपको देखना होगा यहाँ पे एक अनंत लंबाई का चालक तार है। यहाँ पे एक अनंत लंबाई का सीधे आवेश चालक तार है और इस पे चार्ज है +Q। कितना चार्ज है? +Q। और चूंकि ये तार जो है ना अनंत लंबाई का है, तो इस चालक तार के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और यहाँ गॉस प्रमेय का उपयोग करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस चालक तार को घेरते हुए, चारों तरफ से घेरते हुए एक बंद पृष्ठ हम सेलेक्ट करते हैं और इस चार्ज के ज्योमेट्री से हम यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस लेते हैं, जो बंद पृष्ठ हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ लेते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ लेते हैं, ठीक, सिलेंड्रिकल है। और हम देखते हैं क्योंकि ये जो गॉसीय पृष्ठ है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसके पास 3 फेस है, 2 सर्कुलर फेस है और एक कर्व सरफेस है। ठीक है, तो अब हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कर्व सरफेस है इस पर एक पॉइंट P लेते हैं। ठीक है, और ये जो तार है ना, इसका डिस्टेंस कितना है? R है। ठीक, और यहाँ पे हम देखते हैं चूँकि ये +Q चार्ज है ना, प्लस चार्ज है, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। तो इस प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, और इस सरफेस पे जब एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर भी क्या होता है? सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो यहाँ एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। मतलब यह दोनों के बीच में एंगल नहीं बनेगा, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। तो इस बात को लिख देंगे, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के वक्र सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, और E डॉट dA इक्वल टू होता है E dA cos थीटा। चूँकि यहाँ कर्व सरफेस पे एंगल का वैल्यू 0 है तो cos 0 का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा, यानी E इंटू dA। और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे E इंटू dA का, चूँकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ ये जो तार है ना, इस तार से R डिस्टेंस पे इसके कर्व सरफेस जो है सभी का डिस्टेंस R है। तो यहाँ R इक्वल है, सभी का डिस्टेंस R है, सेम है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर निकलेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा dA, और इंटीग्रेशन ऑफ dA इक्वल टू क्या होता है? A। तो E इंटू A, और A मतलब होता है एरिया। तो यहाँ कौन सा सतह है? तो वक्र सतह। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू होता है 2πRH। तो यहाँ पे 2πRH के जगह H के जगह L भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ L मतलब उसका लेंथ है, या उसको हाइट भी बोल सकते हैं। तो एरिया इक्वल टू 2πRL। तो यहाँ A के जगह A के बदले क्या लिख सकते हैं? 2πRL। तो इस तरह से फ्लक्स हो गया E इंटू 2πRL। और ये जो फ्लक्स है ना, ये कर्व सरफेस का फ्लक्स है, इसके वक्र पृष्ठ का फ्लक्स है। ठीक है, अब अभी भी ये जो गॉसीय बेलनाकार सरफेस है इसके पास 2 वृत्तीय सिरा यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। चूँकि ये जो तार है ना अनंत लंबाई का तार है, आगे भी ऊपर भी है, इस तरह से इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड उसका डायरेक्शन होगा, लंबवत बाहर की ओर दिष्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है। इस सतह पे जब एरिया वेक्टर देखेंगे तो लंबवत ऊपर की ओर होगा, यानी लंबवत ऊपर की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच यहाँ साफ साफ दिख रहा है एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से नीचे वाला जो सर्कुलर फेस है इस यहाँ पे भी देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखे हुए हैं बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के दोनों समतल वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी इसका फॉर्मूला होता है E इंटू dA, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। एक हो गया इस वाले सरफेस का और एक हो गया इस वाले सरफेस का, और E डॉट dA इक्वल टू होता है E dA cos थीटा, और इसका भी हो जाएगा E dA cos थीटा।
ठीक। चूँकि यहाँ सर्कुलर फेस पे एंगल 90 बन रहा है, एंगल 90 बन रहा है, तो cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0, इस तरह से टोटल 0 हो जाएगा, ये भी टोटल क्या हो जाएगा 0, और इस तरह से फ्लक्स कितना होगा 0। तो ये जो आपका बेलनाकार गौसीय पृष्ठ है, इसमें एक वक्र पृष्ठ है और दो समतल वृत्तीय सिरा है। तो वक्र पृष्ठ का फ्लक्स इतना मिला है और दोनों समतल वृत्तीय सिरा का फ्लक्स इतना मिला है। चूँकि आपको बेलनाकार गौसीय पृष्ठ का टोटल फ्लक्स आपको निकालना है, इसलिए इसको सबको जोड़ देना पड़ेगा। तो बेलनाकार गौसीय पृष्ठ के से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 2πRL प्लस 0, यानी इसको और इसको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके टोटल फ्लक्स मिलेगा। और इस तरह से फ्लक्स का वैल्यू मिला ए इंटू 2πRL, इसको मानेंगे समीकरण 1। चूँकि यहाँ जो है ये जो फ्लक्स हम निकाले हैं, ये फ्लक्स है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के कंसेप्ट से। अब हम बात करते हैं गॉस प्रमेय अब अप्लाई करते हैं, चूँकि आपकी हेडिंग में ही है कि गॉस प्रमेय का अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ देख लेते हैं, चूँकि गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होता है। तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर घिरा कुल आवेश कितना है, Q। यहाँ पे गॉसीय पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q है। और चूँकि यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, रेखीय आवेश घनत्व है, तो Q बराबर होता है, Q बराबर लैम्डा इंटू L हो जाएगा। चूँकि लैम्डा इक्वल टू Q बाई L होता है, ये फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू Q बाई L होता है, तो क्रॉस करेंगे तो Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। और इस तरह से गॉस प्रमेय कहता है कि फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, और Q का वैल्यू रखेंगे लैम्डा L और नीचे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ फ्लक्स है, यहाँ फ्लक्स है, ये गॉस प्रमेय का फ्लक्स है, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से फ्लक्स है। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो इस तरह से आपको E इंटू 2πRL इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये दोनों बराबर करेंगे, चूँकि दोनों फ्लक्स का ही वैल्यू है। और इस तरह से यहाँ L से L कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या मिलेगा, 2πR यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई 2πR इंटू एप्सिलॉन नॉट। फिर से इसको जब अरेंज कर देंगे तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट R। और इस तरह से फाइनली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिला लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो किसी अनंत लंबाई के सीधे आवेश चालक तार के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट R। और यहाँ R क्या है, डिस्टेंस है, उस चालक तार से दूरी है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के साथ, डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और इसको अगर वेक्टर में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पे R कैप है, R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। और ये जो प्लस वाला चार्ज है, तो प्लस वाला चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर। अगर ये माइनस वाला चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लंबवत ये चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। तो ये जो है गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन था। और